हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पैनल के साथ, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर आप डायग्राम से, इमेजेस से पढ़ते हो तो आपको समझने में चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है भाई, लास्ट क्लास आपकी कैसे रही सर्कुलेटरी सिस्टम की, मुझे बताना, नीचे कमेंट्स में बताना। उसमें अगर कुछ कमी लगती है तो सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें भी बताना। ठीक है भाई, अब देखो अपने बैच की बात कर लेते हैं। 1 मिनट लगा के, सिर्फ 1 ही मिनट लेंगे, अपने बैच की बात करते हैं। हमारा बैच 5 टीचर्स ये पढ़ा रहे हैं, 5 टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम लोग आपके लिए एसएससी जीडी का बैच लेकर आए हैं। एसएससी जीडी का स्पेशल बैच क्या, मिशन सफलता बैच। तो हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बहुत मेहनत करेंगे, जुड़ के बहुत अच्छे से हमारे साथ आप लोग चलेंगे। ठीक है भाई, ये देखिए आज हमारी डे है 13। तो मैं मेक श्योर करती हूँ आप लोग श्योर करें कि आप लोग पीछे की 12 डेज की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे एंड देन आप 13 क्लासेस पे मूव करेंगे। ठीक है भाई, तो ये मैं हूँ, दिस इज अंकिता शहरावत, मीन्स मी। ठीक है, मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ। और मैंने एक चीज़ और बोली हुई है बच्चों को, मैंने बोली है कि आपको मेरी क्लास में बैठ के नोट्स वगैरह बनाने की, नोट्स मेकिंग करने की कोई नीड नहीं है। आप लोग आराम से बैठो और आप लोग आराम से बैठ के क्या करो, आप लोग आराम से बैठ के आराम से रिलैक्स होकर क्लासेस लो, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है या जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग PYQ कर रहे हैं। और PYQ करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको हर टॉपिक का कंटेंट दे रही हूँ। तो कंटेंट प्लस PYQ मतलब सोने पे सुहागे वाला काम हो रहा है। आपको कंटेंट भी मिल रहा है और आपको PYQ भी हो रहे हैं आपके। तो 2 चीज़ें आपकी हो रही हैं। और इससे बेस्ट पढ़ने का, किसी भी पेपर में सफल होने का तरीका नहीं होता है कि पहले आप लोग किसी चीज़ को पढ़ो, पहले आप किसी चीज़ के कंटेंट को पढ़ो और फिर उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप हैं वो आप क्वेश्चंस बैठ के सोल्व कर लो। तो वो टॉपिक ऐसा आपको मतलब एकदम दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा कि आप उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, हमने एक नया टॉपिकल स्टार्ट किया था एंड दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैंने आपको बोला था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आप लोगों के क्या पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ब्लड। ये हमारा क्या है, ब्लड, लाल लाल खून है ना। इसको देख के एक अलग सी फील आ रही होगी कि ओ हमारा ब्लड, मतलब अंदर से हमारी ब्लड वेसल रियल में अंदर से ऐसी दिखती है, एकदम ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये हमारी ब्लड है और ये आपको दिख रहा होगा कि इस ब्लड में हमारी ये क्या है, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। ये क्या है सारी, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी ब्लड सेल्स हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा नया टॉपिक है ब्लड, रक्त। तो ब्लड को पढ़ना हम शुरू करते हैं, ब्लड को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, ब्लड के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ब्लड का पीएच होता है 7.4, 7.4 ब्लड का पीएच होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, जिसकी रेटिंग होते हैं 0 to 14 और बीच में होता है 7। तो अगर किसी भी चीज़ की पीएच रेटिंग या पीएच वैल्यू जो है वो 0 to 7 आती है, 7 से कम और 0 से लेकर 7 तक आती है तो वो एसिडिक होता है। अगर किसी की 7 से ऊपर और 14 तक आती है तो वो बेसिक होता है। और अगर किसी की 7 यानी कि बीच में अटक जाती है तो वो क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि ना वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा। क्लियर है भाई। तो हमारा जो ब्लड है उसका पीएच क्या है, उसका पीएच है 7.4। तो हमारा ब्लड कहाँ रिलाई करता है, हमारा ब्लड जो है वो कहीं मतलब यहाँ कहीं अटका हुआ है कि 7 से आगे, 7 से आगे आपका बेसिक की ओर, लेकिन ज्यादा बेसिक नहीं है क्योंकि न्यूट्रल के ज्यादा पास है, बेसिक के थोड़ा कम पास है। इसीलिए जब आपका कोई पीएच ऐसे होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्लाइटली बेसिक, इसको क्या कहेंगे, स्लाइटली बेसिक। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे हल्का क्षारीय, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इस बात का मैं आपको एक बार मीनिंग बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। इस बात का मैं आपको एक बहुत अच्छे से मीनिंग समझाना चाहती हूँ कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वर्ड लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने लिया फ्लूइड। सबसे पहला वर्ड हमने क्या लिया? सबसे पहला वर्ड हमने लिया फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहला वर्ड हमने लिया फ्लूइड। अब ब्लड को फ्लूइड क्यों कहते हैं? फ्लूइड किसको कहते हैं? तरल को। फ्लूइड किसको कहते हैं? तरल को। तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपका जो ब्लड है, सबको पता है, सबका ब्लड है वो तरल के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहां से तो वर्ड आ गया आपका फ्लूइड। क्लियर है? क्लियर है फ्लूइड। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है कनेक्टिव। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? सारी चीजों को जोड़ने वाला। जोड़ने वाला, सारी चीजों को जोड़ने वाला। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। पूरी बॉडी में क्या करता है? चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। पूरी बॉडी को क्या करता है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं टिश्यू वर्ड की। आगे किस चीज की बात करेंगे? टिश्यू वर्ड की। अब टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है सेल। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होके काम करती हैं। जहाँ पे बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होके काम करती हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जो ब्लड है उसमें 2-3 तरीके की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमारी WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, आपकी RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, और आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। और आपकी क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये सारी इतनी तरीके की जो आपकी सेल्स हैं वो मिलके काम करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? टिश्यू कहा गया है। तो यहाँ से आपका नाम पड़ा है ब्लड का कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तरल संयोजी उत्तक कहेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है। और अगर हम हमारे ब्लड को 100% मान लेते हैं, अगर हम हमारे ब्लड को 100% मान लेते हैं, तो 100 में से 55% हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। 100 में से हमारे ब्लड में 55% क्या होता है? 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, ठीक है। और हमारे ब्लड में 45% क्या होता है? 45% होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। 45% क्या होती है? ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं। तो 55% प्लाज्मा होता है, 45% आपकी ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। अब जो ये 55% प्लाज्मा होता है, अब अगर इसको 100% माने तो इसमें क्या क्या है? इसमें देखो, पहली चीज आपकी क्या है? 92% है पानी। कोई भी अगर प्लाज्मा है, कोई भी अगर प्लाज्मा की फॉर्म है, तो उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है हमेशा। अगर किसी भी प्लाज्मा की बात करें, जैसे 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 मान लिया हमने सेल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था। तो सेल में मैंने क्या बोला था कि जो ये है, ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा में भी क्या है? साइटोप्लाज्मा में भी आपका 90% क्या है? पानी है। तो जहां पे भी प्लाज्मा होगा वहां पे आपका 90% उसकी फॉर्मेशन में पानी लगा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो, 92% इसमें क्या है? पानी, वाटर। 7% इसमें क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब है यहाँ पे ये वाले प्रोटीन, एल्ब्यूमिन आपका प्रोटीन होता है, जिनको ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर इनको हम ब्लड प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनको हम ब्लड प्रोटीन्स भी कहते हैं। ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन, आपके जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनोजन है, इनको कौन बनाता है? इनको लीवर बनाता है। और ये ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, ये जो फाइब्रोनोजन है, ये तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब के रक्त के थक्के में हेल्प करता है, रक्त के थक्के में मदद करता है। क्लियर है भाई?
और आपका 1% क्या है, 1% इसमें है इम्पोर्टेंट मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब कुछ और ज़रूरत की चीज़ें और कुछ हमारा वेस्ट मटेरियल जो ब्लड को कई बार जैसे वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि मान लिया कि हमारा कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, हमारी बॉडी में कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, तो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो ब्लड जैसे कि सेल से जो कबाड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे मान लिया कि हमारी जो सेल है, हमारी सेल के पास क्या आया, हमारी सेल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, हमारी सेल के पास क्या है, ग्लूकोज आया, फिर हमारी सेल के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो हमारी सेल की एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपकी सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका ने क्या किया कि प्लाज्मा और ऑक्सीजन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के उससे बनाई क्या, एनर्जी। तो एनर्जी जब बनाई तो वहां से एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ, दैट इज CO2, दैट इज CO2। तो वो CO2 को ब्लड जो है वो CO2 को किसको देके आएगा, एल्वेलाई को देके आएगा। जैसे हम वहां पे पढ़ रहे थे ना कि वहां पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पहुंची होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कैपिलरीज कहते हैं, जो क्या करती हैं, एल्वेलाई को CO2 दे देती हैं, O2 उनसे ले लेती हैं और फिर वापस से ब्लड में आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने लग जाती हैं। तो वो क्या था, CO2 वहां पे, वो CO2 वहां पे क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट था। तो वेस्ट मटेरियल भी आपका कुछ इसमें पड़ा होता है। सॉरी भाई, मुझे थोड़ी सी ठंड लगी हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इस का लिखा हुआ है इसमें येलोइश कलर, यानी कि जो आपका प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है, येलोइश इन कलर होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है। अब अगर ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल दे तो हमारी बच जाएगी टिश्यू वाली चीज, मतलब कि जिसमें हमारी सारी क्या पड़ी हुई है, सारी सेल टाइप एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, सेल्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। तो उसमें हमारे पास 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं या ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जिसमें पहले आपकी कौन सी है, RBC। सॉरी भाई, सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं, एक बार इसको ठीक करते हैं, हाँ ये भी ठीक हो गया एकदम, ठीक है। देखो तो इसमें पहला कौन सा है, RBC, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, RBCs, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं। दूसरी है आपकी WBCs, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो क्या करती हैं, इम्यूनिटी को हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तीसरी क्या है, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है कि रिपेयरिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि आपका मीन्स आपका इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। अब यहाँ से हम एक एक पॉइंट को लेके और समझने की कोशिश करते हैं। RBC के बारे में मैंने क्या बताया था कि RBC में एक सब्सटेंस होता है, RBC में एक सब्सटेंस होता है एंड दैट इज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को डिनोट करते हैं HB से। और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 गैस के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके चलता है। तो जब इसने O2 को बाइंड किया हुआ है तो दैट इज प्योर ब्लड, और जब इसने CO2 को बाइंड किया हुआ है तो दैट इज इम्प्योर ब्लड। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, समझ में आ गया। WBC का काम क्या है, इम्यूनिटी जनरेट करना, मतलब बॉडी जो है वो बिल्कुल सही रहे उसके लिए काम कौन करता है, आपका WBCs। इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली स्थापित करता है आपका कौन, WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स का काम मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये रिपेयर करता है ब्लड वेसल को, मतलब कि कहीं अगर चोट लग गई, हमारी ब्लड वेसल फट गई, हमारी वहां से खून निकल रहा है, बाउंड हो गया है बिल्कुल, तो वहां पे हील करने की कौन ट्राई करेगा, प्लेटलेट्स करेंगे। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं कणिकाएं, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं, कणिकाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये आपका ब्लड है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है ब्लड वेसल, ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है जिसको डाइसेक्ट करके आपको ये दिखाया गया है। तो इसमें आपको देखो ध्यान से, इसमें आपको ये येलो कलर का एक लिक्विड टाइप दिख रहा होगा, ये येलो कलर का लिक्विड टाइप क्या है आपका, ये है आपका प्लाज्मा, ये येलो कलर का लिक्विड टाइप क्या है, प्लाज्मा। फिर इसके बाद इसमें आपको ये लाल लाल रंग की दिख रही होंगी,
ये वाली ऐसी, ये ऐसी टॉफी जैसी, जैसे एल्पेनलीबे की टॉफी आती थी, बिल्कुल वही शेप है इनकी। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी आरबीसी, ये क्या है आपकी आरबीसी। और देखो उसके बाद यहाँ पे एक आपको ये दिख रही होगी, ये थोड़ी अजीब से स्ट्रक्चर की, मतलब इनका कोई एक परमानेंट साइज नहीं है, अजीब अजीब सी ये हैं। ये क्या है आपकी, ये है आपकी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और यहाँ पे आपको कुछ अजीब से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे टुकड़े तोड़ के किसी चीज़ के डाले में। ये देखो, ये अजीब सा, ये एक अजीब सा पीस है, ये एक अजीब सा पीस है। ये सब क्या है, ये सब है आपकी प्लेटलेट्स, ये सब क्या है आपकी प्लेटलेट्स हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारी जो ब्लड है उसके 3 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा को मैंने यहाँ पे आपको खोल के बता दिया है। हमारे ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों को थॉरली पढ़ेंगे। तो इसमें से अब हम पहला स्टार्ट करें अपना आरबीसी। ये देखो आरबीसी, आरबीसी को साइंटिफिक नेम आरबीसी का क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। और हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि हिंदी में भी इसको इरिथ्रोसाइट्स ही लिखा आता है। ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, देखो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट ऐसे लिखाएगा, हिंदी में ऐसा लिखाएगा इरिथ्रोसाइट। ठीक है भाई। अब जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, उसकी लाइफ स्पैन होते हैं 20 to 120 डेज, 20 to 120 डेज। ठीक है, यानी कि जो आरबीसी है अगर वो बीमार होगी, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो गया है, वो ठीक आरबीसी नहीं है, तो वो मिनिमम 20 दिन जिएगी। और बहुत अच्छी है तो वो अपना 120 दिन जिएगी, 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट है इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी 4.5 to 5 मिलियन होती है, 5 मिलियन। ठीक है। अगला है आपका इसका फंक्शन, फंक्शन यानी कि आरबीसी का कार्य। तो आरबीसी का कार्य मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका काम होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना, O2 को सप्लाई करना। और O2 को ये सप्लाई कैसे करता है, O2 को ऐसे सप्लाई करेगा कि जो आरबीसी है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 O2 के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके चलेगा और पूरी बॉडी में ऐसे ही करके ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट इसका है शेप, शेप बाई कनकेव शेप है। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। यहां देखो, यहां मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये वाली शेप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये शेप आपको दिख रही है, ये शेप आपको क्या विजिबल है, ये शेप कुछ ऐसी शेप है। देखो अगर मैं इस शेप को अगर अच्छे से बनाना चाहूं तो ये शेप आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी। ये शेप आपको कुछ ऐसी दिखेगी जैसे कि बिल्कुल गोल चीज है, जैसे कि बिल्कुल गोल चीज है, और वो बीच में से ऐसे झील, ऐसे झील है इसमें, ऐसे बीच में झील है, बीच में से ऐसे नीचे है, मतलब बिल्कुल एक गोल चीज है, एक बिल्कुल गोल, एक बिल्कुल समतल सपाट एक एरिया है, एक प्लेन है, और वो बीच में से ऐसे झील में ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई है। तो इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं बाइकनकेव शेप, यानी कि उभयतल आपकी शेप होती है। उभयतल इसका क्या होता है, आकार होता है। उभयतल क्या होगा, इसका आकार होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, आपको पता ही है कि जब कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल, जैसे ये एक सेल है तो उसके बीच में सेल को मेंटेन करने वाला हेडक्वार्टर ऑफ द सेल होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। लेकिन आपका जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन मैंने पीछे एक और चीज लिखी है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ठीक है। तो कैमल और लामा को छोड़कर सबकी आरबीसी में, किसी की आरबीसी में भी आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कैमल और लामा ऐसे हैं जिनके पास आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, अदरवाइज एब्सेंट होता है, अदरवाइज किसी के पास भी नहीं होता है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, सोच के देखो, ये कौन है, ये भाई साहब कौन बैठे हैं, तो ये लामा है, ये हैं लामा जी, लामा जी। देखो देखने में कितना सुंदर सा लग रहा है ना, लामा जी। तो ये लामा है, और एक आपका होता है कैमल यानी कि ऊंट। तो इन दोनों की आरबीसी में सिर्फ आपको क्या मिलेगा,
आपको न्यूक्लियस मिलेगा, बाकी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। देखो इसका फेस देखो, इतना क्यूट सा लग रहा है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस एब्सेंट इन मैमल्स। तो मैंने जब कह दिया कि किसी भी एनिमल में नहीं होता, फिर मैमल्स में भी नहीं होता, तो मैमल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। बोन मैरो क्या है मैं समझाती हूँ। देखो अभी ऊपर की हेडिंग मत पढ़ना, सिर्फ ये चीज देखना। ये क्या है? ये है आपकी बोन, ये है आपकी बोन, ठीक है। मतलब ये बोन कुछ ऐसी होगी, ऐसी, और इसको डाइसेक्ट करके ये दिखाया गया है। बोन को बीच में से काट के या तोड़ के दिखाया गया है। तो बोन के बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये एक लचीला सा पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड होता है, मतलब गाढ़ा तरल एक पदार्थ होता है, एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। गाढ़ा मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, गाढ़ा एकदम, जैसे सॉस होती है, सॉस वैसे तो लिक्विड होती है लेकिन गाढ़ी सॉस होती है ना, वैसा एक लिक्विड भरा होता है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बोन मैरो। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बोन मैरो। तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं और जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो बोन मैरो से बनती है, वो बोन मैरो से बनती है। अब ध्यान से सुनो, ये बोन मैरो जो है ये येलो कलर का होता है जनरली, ये जनरली येलो कलर का होता है, बट जब इसको आरबीसी बनानी होती है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू रेड, कन्वर्ट इनटू रेड। तो इसके बारे में एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में। स्टोरी ये है कि हमारा जो ये बोन मैरो है ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनो। मान लिया कि हम एडल्ट हैं, हम 18 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं और हमारे अंदर जितना खून बनना था वो बन चुका है, क्योंकि बॉडी के वेट और बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इंसान में, और जैसे आप डाइट ले रहे हो उस हिसाब से इंसान में जो है वो खून बनता रहता है, ठीक है। कुछ हमारे आरबीसी 120 डे के बाद जैसे रिटायर होती रहती है, जैसे मैंने बताया आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन है, तो 120 दिन के बाद वो बेचारी अपना रिटायर हो जाती है, और रिटायर होने के बाद उनको खुद ही जिंदा कब्र में दफना दिया जाता है कि भाई तुम्हारा काम जो है वो बॉडी में खत्म हो गया, तुमने अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, अब नए वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए बॉडी में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अब क्या होगा, मान लिया कि एक एडल्ट है तो उसमें खून बनना बंद हो गया। खून बनना बंद का मतलब ये नहीं है कि उसमें खून ही नहीं बन रहा, लेकिन जितना उसकी बॉडी को चाहिए उतना खून अभी बॉडी में है, तो सिर्फ अब बॉडी में उतना खून बनता रहेगा, मतलब उतने बोन मैरो आरबीसी बनाते रहेंगे, जो छोटी मोटी हड्डियों में बोन मैरो है, जितना आरबीसी मरेंगी, जितना 120 डेज की आरबीसी रिटायर होती रहेंगी उस हिसाब से नई आरबीसी बनती रहेंगी। अब बाय चांस उस एडल्ट का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसका खून बह जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसका खून बह जाता है। अब बहुत ज़्यादा जब उसका खून बह गया तो बॉडी में हो गई खून की कमी, बॉडी में हो गई खून की कमी। तो जो हमारा माइंड होता है, माइंड होता है ब्रेन, अब ब्रेन है तो ब्रेन है, वो तो हेडक्वार्टर है, वो क्या करेगा, बोन मैरो के पास, बोन मैरो के पास क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, बोन मैरो के पास मैसेज भेजेगा। देखो जो हमारी बॉडी की छोटी छोटी हड्डी होती है उनमें भी थोड़ा थोड़ा बोन मैरो होता है, तो जो 120 डेज में जो रिटायर होती रहती है वो बोन मैरो वहीं से अपना रहता है। लेकिन जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डी होती है, जैसे हमारी थाई बोन होती है, थाई की हड्डी होती है, हमारी यहाँ की हड्डी होती है, और भी हमारी बॉडी में ऐसी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उन बड़ी हड्डियों में जो बोन मैरो है वो भरा पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा स्टोरेज। हमारी बॉडी क्या रखती है, स्टोरेज रखती है, और वो स्टोरेज कैसे रंग का होता है, मैंने बताया वो स्टोरेज होता है येलो कलर का, वो स्टोरेज होता है येलो कलर का। अब जैसे ही ब्रेन उनके पास मैसेज भेजेगा कि फटाफट अपने आप को रेड में कन्वर्ट करो, आरबीसीज बनाओ, क्योंकि बॉडी में ब्लड की कमी हो गई एक्सीडेंट के बाद, तो ये बोन मैरो क्या करेगा, ये बोन मैरो अभी तक येलो था, ये धीरे 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 करके क्या होगा, रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और नई आरबीसीज बनाना शुरू करेगा, फटाफट 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 नई आरबीसीज बनाना शुरू करेगा। तो इस तरीके से आपको बोन मैरो जो है वो काम करता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। ठीक है,
तो ऐसे करके हमारा जो बोन मैरो वो काम करता है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या होगा, अब हमारी जो WBCs है, अब क्या होगा, हाँ हमारा जो बोन मैरो हो वो क्या हो गया, वो हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, और रेड कलर में कन्वर्ट होके जो बोन मैरो है उसने अब नई नई RBCs बनानी हमारी शुरू कर दिया। अब वो RBCs पूरी बॉडी में क्या करेंगी, पूरी बॉडी में वो RBCs अच्छे से सर्कुलेट कर जाएंगी। तो ऐसे करके हमारा जो बोन मैरो है वो RBC बनाता है, RBC बनाता है। अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ते हैं, ये आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि RBCs डेथ इन स्प्लिन, RBCs डेथ इन स्प्लिन, RBCs डेथ इन स्प्लिन, यानी कि जो हमारी RBC हैं वो जाके कहाँ मरती हैं, वो जाके मरती हैं स्प्लिन में। तो मैं आपको ये चीज़ अब बहुत अच्छे से एक बार समझाना चाहूँगी कि स्प्लिन में वो कैसे मरती हैं। और इसका कॉन्सेप्ट वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, बाइल जूस में। बाइल जूस में याद है हमने बिलीरुबाइन बनाया था, तो ये वही है, वहां से ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश पूरी करूंगी। जैसे कि उसमें क्या था, जैसे कि ये हमारा था लीवर, ये हमारा क्या था, लीवर। एक प्लेन पेज ले लेते हैं, एक प्लेन पेज लेते हैं, इस पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा क्या था, लीवर था, ये हमारा लीवर था, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या था, गॉल ब्लैडर था, आपको याद होगा, इसके अंदर यहाँ पे गॉल ब्लैडर था। और उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ थी जिसको मैंने क्या लिखा था, जिसको मैंने लिखा था स्प्लिन, जिसको मैंने क्या लिखा था, जिसको मैंने लिखा था स्प्लिन। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल जूस। लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल जूस। और बाइल जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिलीरुबाइन, एक क्या होता है, बिलीरुबाइन होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है बाइल सोल्ट। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है बाइल सोल्ट। तो जो बिलीरुबाइन है वो कैसे बनता है, वो बनता है RBC के टूटने से। वो कैसे बनता है, RBCs के टूटने से, RBC के टूटने से बनता है, टूटने से बनता है। अब वो RBC के टूटने वाला ही प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब तो ये प्रोसेस आप ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करो। आपकी जो RBC है, आपकी RBC का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। अब मान लिया कि हमारे पास एक RBC है, एक RBC है और इसकी 120 डेज की लाइफ खत्म हो चुकी है और ये हो गई है रिटायर। ये क्या हो गई है, ये रिटायर हो गई है। अब ये जब रिटायर हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, ये लीवर के पास जाएगी, और लीवर इसको कहाँ भेज देगा, लीवर इसको भेज देगा स्प्लिन के पास। लीवर इसको क्या भेज देगा, स्प्लिन के पास भेज देगा। फिर लीवर इसको क्या करेगा, लीवर इस RBC को क्या करेगा, लीवर इस सॉरी स्प्लिन इस RBC का क्या करेगा, स्प्लिन RBC का ब्रेक डाउन कर देगा। स्प्लिन क्या करेगा, RBC का क्या करेगा, ब्रेक डाउन, RBC का क्या करेगा, ब्रेक डाउन। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी RBC है वो कैसे बनी है, वो बनी है बोन मैरो से। और वो बोन मैरो पहले कैसे कलर का था, वो था येलो कलर का। वो बोन मैरो कैसा था, येलो कलर का था। फिर उस येलो कलर वाले में हीमोग्लोबिन मिक्स करके फटाफट वो हो गया रेड कलर का, और फिर रेड कलर की RBCs आपकी बनाई गई, रेड कलर की RBCs आपकी बनाई गई। अब देखो ध्यान से, अब जब RBC का ब्रेकडाउन होगा तो वहां से क्या येलो कलर का पदार्थ नहीं बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, येलो पिगमेंट वाला बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, येलो सब्सटेंस बनेगा। हमारे पास येलो कलर का हमारे पास फ्लूइड बनेगा, लिक्विड बनेगा, जो भी बनेगा। तो हमारे पास वो किस कलर का बनेगा, येलो कलर का। और ये येलो कलर का ही आपका क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बिलीरुबाइन। इसी को क्या कहते हैं, बिलीरुबाइन। तो आपकी जो RBC है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि जो आपकी RBC है, इसको बिल्कुल नोट करके लिखना है बहुत अच्छे से। मैं लिखवाती हूँ यहाँ पे। आपकी जो RBC हैं वो जाके कहाँ मरती हैं, RBC जाके डेथ कहाँ होती है, डेथ होती है स्प्लिन में। इसीलिए स्प्लिन को क्या कहा जाता है, इसीलिए स्प्लिन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs। इसलिए स्प्लिन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs।
यानी कि आपकी जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, वो कहाँ जाके मर जाती हैं? वो मर जाती हैं आपकी स्प्लिन में जाके। स्प्लिन उनको रिटायरमेंट दे देता है और उनकी आत्मा को मुक्ति दिला देता है और उसको बीच में से तोड़ के और उससे क्या बना देता है? येलो कलर का पदार्थ। और वो येलो कलर का पदार्थ क्या है? बिलीरुबाइन। और फिर वो बिलीरुबाइन किसको दे दिया जाता है? लीवर को दे दिया जाता है। फिर लीवर उसमें बाइल सोल्ट मिलाता है और फिर बिलीरुबाइन और बाइल सोल्ट मिलके क्या बनाते हैं? बाइल जूस बनाते हैं। फिर ये बाइल जूस रेडी किसने किया? लीवर ने। फिर लीवर क्या करेगा? इस बाइल जूस को आपका गॉल ब्लैडर को दे देगा और गॉल ब्लैडर क्या करेगा? जैसे ही खाना आएगा बाइल जूस छोड़ देगा और क्या होगा? आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ये लास्ट पॉइंट है आज का, फिर आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है? उसमें है आरबीसी। और आरबीसी कैसे कलर की होती है? रेड कलर की। और उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? उसका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का साइन क्या है? HB। तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है? तो बहुत बार क्लास में रिपीट हो चुका है जब से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है कि 4 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर चलता है। तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके चलता है। और एक पूरी आरबीसी की अगर बात करें, एक रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें, तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो उसमें 280 आपका M हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखो, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको सब कुछ ये बोन मैरो वगैरह समझाने की, ब्लड समझाने की, ब्लड के पार्ट समझाने की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये यहाँ पे आपकी पहले वाली पूरी स्टोरी और अभी वाली आज वाली पूरी स्टोरी जो है वो कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हमारा WBC है, ल्यूकोसाइट है, जो कि हम आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम टाइप ऑफ WBCs पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये ब्लड पढ़ने के बाद ट्रस्ट मी कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है भाई, ये मैक्सिमम होता है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डेली ऐसे ही क्लास देखेंगे। ठीक है, डेली क्लास आपको देखनी है। डेली मेरी क्लास किस टाइम होती है? डेली मेरी क्लास होती है 11 से 12। डेली मेरी क्लास होती है आपकी 11 से 12 AM, यानी कि सुबह 11 बजे। तो डेली आपको क्लास में प्रेजेंट होना है, सीरियस होके पढ़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच।